बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने आज बहुत वाज़े अल्फाज में कहा है कि जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। साजिश को उन्होंने बेनकाब किया, लेकिन साजिश कौन कर रहा है इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ वाज़े अल्फाज में नहीं बताया, लेकिन इशारे कनाए कुछ ज़रूर किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुफ्तगू का कुछ छोटा सा हिस्सा आप सुन लें। यहाँ इंट्रीग्स हो रही है, साजिशें हो रही हैं और साजिशें ये हो रही है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को पैकअप किया जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट में रहें, ऑपोजिशन में रहें या अवाम में रहें, विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हमें कोई सरोकार नहीं। इसी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आगे चल के एक जगह पे अपनी कमज़ोरी का भी एतराफ़ किया, लेकिन वाज़े अल्फाज में उन्होंने ये एतराफ़ नहीं किया, एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। और जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इशारा उन्होंने क्यों किया है। प्रेसिडेंट इज जस्ट अ फिगर हेड, लाइक इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट शुड बी द फिगर हेड and the chief executive is the prime minister. Therefore, all state organs should be under the parliament, should be under the chief executive of the country, and no institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say कि मैं गवर्नमेंट के ताबे नहीं हूँ. Every institution of this country, including the Ministry of Defense, is under the Prime Minister of Pakistan. Therefore, there should be no ambiguity that anybody can claim that I am independent. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ इशारा किया उन्होंने वाज़े तौर पे कि कोई ये ना समझे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्या उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस चौधरी अहमद मुख्तार उनके कंट्रोल में नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। चौधरी अहमद मुख्तार उनके कंट्रोल में हैं। उनका वाज़ेह इशारा जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ है, लेकिन क्यों है इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, तज्ज़िया निगार और बहुत कुछ है, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। और आज हमने सियासत में बात करनी है, लेकिन ये जो सियासत है इसका ताल्लुक आज कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी बनता है। सबसे पहले तो मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ इशारा क्यों किया इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, अच्छा क्या उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का किया? बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो सारे डिफेंस के सारे आते हैं, रिटायर्ड जनरल क़य्यूम साहब से लेकर के जो सर्विंग जनरल्स हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। तो एक एक जनरल्स मेरे ख्याल में जो उन्होंने कह दिया है अपने पावर्स के मुतालिक नहीं है, मतलब ये कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम अदारे जितने भी हैं वो सब उसके अंडर हैं। क्या आप ये जानते हैं कि 16 दिसंबर को जो सेक्रेटरी डिफेंस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपना बयान दाखिल किया था, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को उसका पता नहीं है, और आज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने एक लेटर के ज़रिए सेक्रेटरी डिफेंस से कहा है कि मुझे वो अप्रूवल दिखाएं, वो समरी दिखाएं कि आपने किसकी इजाज़त से ये बयान जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इसमें कुछ साथी जो है ना, मेरे ख्याल में जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं या कुछ लोग हैं वो अपने जो पावरफुल अदारे हैं, मतलब डायरेक्टली हम बात करें, वो अपने आप को फ़ौज के अंडर समझते हैं कि हम फ़ौज के साथ हैं, चूँकि वो पावरफुल रेंज है, अदारे पावरफुल हैं, तो जो पावरफुल होगा तो सेक्रेटरी बेचारे जितने भी हैं ना वो उनकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनका हमेशा चोरी दामन का साथ रहा है। 60 साल की सर्विसेज इस जनरल की भी होगी और क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरी का भी है ना, तो 50-60 साल की इसका दोस्ती, मतलब यह है कि आपके 50-60 साल की दोस्ती को वो 4 साल 5 साल के जमहूरियत के लिए तो कुर्बान नहीं करेगा। है मेरे मोहतरम, इसका मतलब यह है कि आपके वज़ीर आज़म ने और आपके वज़ीर दफ़ा ने सेक्रेटरी डिफेंस अपनी चॉइस, अपनी मर्जी से नहीं लगाया, किसी दूसरे की मर्जी से लगाया। जिसकी मर्जी से लगाया सेक्रेटरी डिफेंस उसी को जवाबदेह समझता है, तो गलती तो आपकी है ना।
कुछ जगहों पर आप हमें कह सकते हैं कि हमारी पक्की किस्म की गलती है, लेकिन कुछ चीज़ों पर ये होता है कि वो कहते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया था तो उसकी वजह से हम रख लेते हैं कुछ चीज़ों को उनकी निगाह से देखा। क्योंकि पाकिस्तान को याद रखना एक चीज़, हम गिरिजन के इलाके में ज़्यादा रहते हैं बनिस्बत आम आज़ाद इलाके के, तो आप उसको अपने जहन में रखें ना कि वो जहन जो 60 साल से कितने साल तक जो 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 सेक्रेटरीज रहे हैं, वो जनरल कयूम साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि जमहूरियत के लोग कितने आज़ादी के साथ आके रहे, उनका पीरियड कितना रहा। तो वो दोस्ती को निभाना भी और उसके साथ चलना भी तो एक सेक्रेटरी साहब का काम है। हनीफ बाज़ी साहब आज अब कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे, जब वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर भी खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि उसामा बिन लादेन किसके वीज़े पे पाकिस्तान आया, लेकिन इंक्वायरी ये हो रही है कि वीज़े किसने दिए। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म और फ़ौज के दरमियान एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है और ये हुकूमत और ये सिस्टम सुबह गया कि शाम गया? देखिए मीर साहब, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से आज मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वज़ीर आज़म साहब वैसे बड़े कूल होते हैं। कूल कैसे होते हैं? उन्हें कि ना गैस नहीं मिल रही लोगों को, लोड शेडिंग है, रेलवे बंद हो रही है, जहाज़ बंद हो रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब अवामी मसाइल आते हैं, जब हुकूमत डावाडोल नज़र आती है तो उनका पारा चढ़ जाता है, उनकी वो जो एक हमदर्दाना सोच फ़िक्र वो ख़त्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को बिहेव करना चाहिए था अवामी मसाइल को हल करने के लिए। अगर आज उनकी हुकूमत डावाडोल है तो उस वक़्त भी डावाडोल होने वाली थी जब हमने इनको कहा था। अगर आज ये कहते हैं, इनका एक फुटेज आपने चलाया, एक और फुटेज निकाले, मैं अभी आपके प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि वो फुटेज निकाले जो आज से चंद रोज़ पहले था कि तमाम एजेंसीज मेरे कंट्रोल में हैं, तमाम अदारे, फ़ौज का नाम है लेता हूँ, फ़ौज मेरे कंट्रोल में है, ISI मेरे कंट्रोल में है, मई मेरे कंट्रोल में है। आज उनकी गुफ्तगू से तो ऐसे लग रहा था कि शायद घर ही नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं, अब मैंने आपसे पूछा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने तो खुद लिख के दे दिया है। आप सेक्रेटरी डिफेंस ने जो कुछ लिख के दिया है, हाँ, वो उस पे आए। सेक्रेटरी डिफेंस ने जो लिख के दिया है वो आप आए। वो फेडरेशन कहती है जी कि हमारी मर्जी से लिख के नहीं दिया। नहीं, ये बात आपकी गलत है कि सेक्रेटरी डिफेंस जो है ना, सेक्रेटरी डिफेंस की हद तक मैं कहूंगा कि ये जो है ये इन्हीं की रजामंदी के साथ और इन्हीं की कंसर्न के साथ लगा हुआ होगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बाकायदा उनको एक लेटर लिखा है आज की डेट में कि आपने जो 16 दिसंबर को बयान दाखिल करवाया है उसकी मुझे समरी दिखाए, अप्रूवल साहब आपने फिर कह दिया ना कि कमजोरी किसकी? हाँ, कमजोरी किसकी? मैं यही कह रहा हूँ ना, कमजोरी इनकी। तो ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सुन लेना, PNS मेहरान के ऊपर कमजोरी इनकी, 2 मई के वाक्य के ऊपर कमजोरी इनकी, इन लोगों की। जब हम कह रहे थे कि इनकी तहकीकात इस चीज की होनी चाहिए कि 2 मई के वाक्य कैसे हो गया। आज मैं कहता हूं सलाला वाला जो चेक पोस्ट है, वो 2 घंटे तक वहां कैसे कोई दुश्मन आके फायर करता रहा, कैसे मेरे बच्चों को भूनता रहा। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी। ये किसी, जब भी हम इन चीजों का जिक्र करते थे, 2 मई का वाक्य बहुत बड़ा वाक्य है कि 272 किलोमीटर का फजाई फासला तय करके दुश्मन आया और एक कार्रवाई करके चला गया। लेकिन अब ये इंक्वायरी तो नहीं हो रही कि हमारी फौज और हमारी ISI और हमारी एयरफोर्स नाकाम क्यों हुई। अब तो ये इंक्वायरी हो रही है कि इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है कि नहीं। वो तो फिर होनी थी ना बाबा, जब हम कह रहे थे, जब अपोजिशन कह रही थी कि इस वक्त ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर आप उस वक्त फोकस करते, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाहर आके नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि ISI हमारे कंट्रोल में है, फौज हमारे कंट्रोल में है। जब नहीं होती तो पार्लियामेंट में आके रोते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जमहूरियत चाहिए कि फलां चाहिए। भी बाबा मसला ये है कि जमहूरियत आप अपने लिए ना उसको मुंसलिक कर लें। जमहूरियत एक अलग चीज़ है, आपकी करप्शन और हुकूमत एक अलग चीज़ है। ठीक है, जमहूरियत पे जब आंच आएगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी को भी खातर में नहीं लाएगी और किसी को यह इजाजत नहीं देगी कि वो जमहूरियत पे आंच आए। लेकिन अगर करप्शन से भरी हुई हुकूमत हो, लोगों के मसाइल हल करने की तरफ कदम ना बढ़ रहा हो, तो फिर मुझे आप क्या कहेंगे, मैं कैसे हाथ रखूंगा इनके सामने? जनरल कयूम साहब, आप क्या कहेंगे? फौज और हुकूमत के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है, इसका फायदा किसको होगा? फौज को होगा, हुकूमत को होगा, या पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा? इसका फ़ायदा फॉर श्योर, इस पे तो सोच की बात यह है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। देखिए, मुझे बखुदा मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस सिचुएशन को देखता हूँ कि मुल्क किस हालत में है, बैरूनी ख़तरात, अंदरूनी ख़तरात। आज जो वर्स्ट डेंजर है वो हमारी इकानमी के कोलैप्स का है। आपके इकानमिस्ट पर्सन नो लेस दैन द फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक डॉक्टर याकूब साहब कह रहे हैं
कि अभी क्राइसिस नहीं रहे इकोनॉमिक्स के, अभी कोलैप्स पे हम आ गए हैं। तो जब आपका कोलैप्स हो जाएगा और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं 2012 तक ये 4 से 5 अरब डॉलर रह जाएंगे, और ये वो वक्त होगा जब 2.6 बिलियन डॉलर की आपने एक किस्त भी अदा करनी होगी, तो फिर इसका क्या बनेगा। आज हम इस पे, मुझे दुख हुआ है मुझे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को सुन के, अगर ये इस तरह के कोई डिफरेंसेस थे भी और अंदरूनी तौर पे किसी सेक्रेटरी ने गलती की है, तो ये पसे चिलमन अंदर बैठ के सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। आप सरजनश करें, आप सैक कर दें किसी बंदे को, लेकिन कानून के मुताबिक सैक किस तरह करें जनरल साहब? अगर वो डिफेंस सेक्रेटरी को सैक करेंगे तो कोई आके उनको उठा के ले जाएगा, फिर क्या करेंगे? मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखें, आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहे हैं, खान लियाकत अली खान थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो स्टेचर के लीडर इन कुर्सियों पे बैठते हैं ना, वो इन कुर्सियों को लात मारते हैं। वो कहते हैं इस कुर्सी की वजह से मुझे एजाज नहीं मिला, मेरी वजह से इस कुर्सी को एजाज मिला है। ठीक है। और वो जाके अगर उनको कोई बंदा ये कहे कि सेक्रेटरी को आप उतारना चाहते तो को कहे ओके सॉरी। अच्छा सुन लें फिर, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे सेक्रेटरी डिफेंस को कहा गया जी कि आप साइन करें और फेडरेशन का जो मौकफ है उस पर साइन करके आप कोर्ट में पेश करें। उन्होंने इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने तो सैक नहीं किया उनको। या देखे ना, तो प्राइम मिनिस्टर शुड यूज हिज अथॉरिटी। हमें ये नहीं पता कि इंटरनली सिचुएशन क्या है, सेक्रेटरी ने क्या लिखा। हर चीज सेक्रेटरी मिनिस्टर से पूछ के ऊपर नहीं भेजता। मैं जब स्टील मिल का चेयरमैन था, तो जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट दें, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट जो लिख के मैंने इनको भेज दी। चूंकि मैं एक रिस्पोंडेंट था, मुझे कहा गया कि भेज दो, वो मैंने अपने उनको पेश कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून की वायलेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टेट के जो सर्वेंट्स हैं उनको एक बाकायदा वो करना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको पूरी जग हंसाई बना दें। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जब आर्मी चीफ और DGISI का सुप्रीम कोर्ट में मौकफ आया तो क्या पूरी दुनिया में जग हंसाई नहीं हुई पाकिस्तान की? देखिए वजह क्यों हुई, पहले ये वाकया हुआ क्यों। आप ये देखें हामिद मीर साहब, हम बड़े टची इश्यूज को देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका जैसे एक इतने आम तरीन मुल्क के अंदर जब आप एक सफ़ीर लगाना चाहते हैं और आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज कहते हैं कि सफ़ीर ने इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा है, प्लीज़ ना लगाएं, तो आप उसको लगा देते हैं, तो मसला तो वहाँ से शुरू हो गया। और उसके बाद फिर जब आपको कैरी लूगर बिल के ऊपर बात आती है, वीज़ों की बात आती है और बहुत सी बात आती है, आपको टाइम एंड अगेन बताया जाता है, आप नहीं करते, तो एक स्टेट तो आएगी। देखिए ना, ये परवेज़ कियानी साहब का मसला नहीं है, ना पाशा साहब का ज़ाती मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। और इवन दी अपोजिशन पीपल एंड एवरीबडी, पूरी पब्लिक ने ये फील किया है कि हमारे न्यूक्लियर पे लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, तो उसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। लेकिन और ये बात अगर 2 मई का जो एबटाबाद ऑपरेशन है, ये किसकी नाकामी थी? देखिए 2 मई के ऑपरेशन की अब्बास साहब ने भी बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हमारा अगर सिक्योरिटी का ब्रीच था तो उसके ऊपर कमीशन बना हुआ है। हाँ। उसके ऊपर बैठ के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पे हेड्स मस्ट रोल, और गवर्नमेंट और हमारी अफवाज जो है हमारे मुल्क का एक, लेकिन हेड्स मस्ट रोल, हेड्स तो लगता ही है कि प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का ही होगा, किसी और का तो नहीं होगा। देखिए, और वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इफेक्टिव होकर मेक श्योर करना चाहिए कि जो सबॉर्डिनेट अदारे हैं वो भी अपना काम मुकम्मल करें और अकाउंटेबिलिटी हर लेवल के ऊपर हो। जी, अली दयान हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में, पाकिस्तान डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के। अली दयान हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली दयान हसन साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा एक सिविलियन अथॉरिटीज़ और मिलिट्री के दरमियान खुल्लम खुला लड़ाई शुरू हो चुकी है और अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, किसी वक्त भी इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है। ये बताएं कि अगर ये हुकूमत जो है इसको किसी गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, इस जैसे जितने भी इदारे हैं, इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, बात यह है कि अगर जो है ऐसा होता है, कोई भी गैर आईनी इक़दाम होता है, तो ये बहुत एक सीरियस मसला होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को कंडेम करेगी। ये सिर्फ बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों की बात नहीं है, सारी जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है, दीगर जो इंटरनेशनल कवानीन पे चलते हैं इदारे, उनके पास कोई टॉलरेंस नहीं है पाकिस्तान में आमरीत के लिए। इसलिए फ़ौजी मुदाखलत तो बिल्कुल ही एक नाकाबिल कबूल बात होगी। उम्मीद हमारी ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत वसी मनफी असरात होंगे। अच्छा, और ये बताएं कि
आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अफवाहें तो चल रही हैं, तो फिर आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए मीर साहब, बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये मामला जो है, जो भी इनकी डिफरेंसेस हैं, ये आइन के अहाते में रहते हुए तय हों। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी अदलिया जब इंसाफ कर रही हो तो ये बात वाज़ेह हो कि वो बिला तफरीक इंसाफ कर रही है, ख़ास तौर पे जहां फ़ौज और सिविलियन का मामला आता है। क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है और पाकिस्तान की तारीख में ये बात वाज़ेह रही है कि बार बार फौजी मुदाखलत हुई है, बार बार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं और आइन को जो है बर्बाद फौजी मुदाखलत से किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे इस मुकदमे में कि कोर्ट का जो रवैया हो वो ऐसा हो कि किसी को ये ना लगे कि बात जो है वो एक साइड पे जा रही है या दूसरी साइड पे जा रही है। द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी मेंटेन्ड। जी, ठीक है। दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये बात बार बार हो चुकी है कि अगर एक सिविलियन ओहदेदार ने इस्तीफा दिया है अपनी नौकरी से, उसी किस्म के इल्जामात जो हैं मुल्क के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो दूसरी पार्टी है उस मुकदमे में, उसके बारे में भी वही आदमी कह रहा है जिसको जो है ISI चीफ, DG ISI और जनरल कियानी जिसकी बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि मेमो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बात यह कि ये बहुत एक पेचीदा सूरत हाल है और ये बात वाज़ेह है कि इस सूरत हाल में सबके ऊपर जो है माफ कीजिएगा कीचड़ उछला है और सबको बहुत बुर्दबारी से इसके बारे में सोचना जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के आइन को नुकसान ना पहुंचे, जमहूरी अमल को नुकसान ना पहुंचे, और जो एक तारीखी रिजेंटमेंट रही है, जो एक तारीखी तासुर रहा है कि जब इस किस्म की बात आती है तो फौज जो है वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे दूसरे दरवाजे से या कू करके, अपनी मर्जी से हुकूमतें तब्दील कर लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्लियामान है, एक जी, ठीक आइन है जी। एक आयतुल्लाह दस्तूर दुरानी है साहब, और उसके आयतुल्लाह दुरानी मुताबिक साहब, अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या वक्त नहीं आ गया कि आप भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें? ठीक है, आज वज़ीर आज़म साहब ने बबांग दोहल कह दिया कि हम यहाँ पे लड़ेंगे। आप ये तो एतराफ़ करें कि जब नवाज शरीफ ने 2 साल पहले यह कहा था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए, तो आपने उसको तोसी दे दी, आपने DG ISI को तोसी दे दी, आपका ख्याल था कि आपकी हुकूमत सिक्योर हो गई है। अब क्यों चीखते हैं आप? मैं वैसे थोड़ा सोच रहा था, मुझे भुट्टो साहब भी याद आ रहे थे कि उसने भी इनके साथ नेकी किया था तो असरात कुछ पड़ गए थे। फिर मैं यह सोच रहा था कि 12 अक्टूबर से पहले हम चूँकि मुकल्लिद हो गए थे मियाँ साहब के, तो हमने फिर उसी तरह एक्सटेंशन पे गुजारा किया, तो मुकल्लिद के बाद जो तकलीद करेगा तो मुकल्लिद के सज़ा होगी ना। ऐसी बात नहीं, ये एपिसोड है, कुछ दिन चलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि कल ख़त्म हो रहा है, हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। इसकी वजह कि जनरल कियानी ने ख़ुद कहा है और पूरी फ़ौज ने ये कहा कि हम इस जमहूरियत के साथ हैं और जमहूरियत को चलाएंगे। थोड़ी सी एक्सटेंशन का सवाल होगा। यस, मेरे जहन में कुछ सवाल। किसकी एक्सटेंशन का सवाल है? देखिए, हो सकता है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं वज़ीर आज़म हो जाऊँ, हो सकता है कि जनरल पाशा का भी दिल कर रहा हो कि एक्सटेंशन में वो भी जनरल कियानी की तरह ISI के बाद चीफ, आर्मी चीफ बन जाए। एक ऐसा चीज़ अपने जहन में आप रखें ना, थोड़ा सा सोचे थोड़ी देर के कि जनरल कियानी मुसलसल कह रहा है तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन दे के अब हुकूमत बचा लेंगे? नहीं, देखो एक वो हमारा पॉलिटिकल जो फील्ड है ना, हमें प्रेशर नीचे से हमारा वर्कर, नौजवान वर्कर, स्टूडेंट्स और यूथ और लेबर और बेरोज़गार, ये हमें प्रेशराइज कर लेता है ना, वो भी हमारे मुतालिक बातें कर लेता है। उधर भी एक चीज़ जो ना निचले तबके से भी आ जाता है, प्रेशर इकानमी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक है। देखिए, इस मुल्क को इस वक्त मैं जो आपको देख रहा हूँ, एक लम्हे के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें, मेरी सोच और है। देखिए, जनरल मुशर्रफ इसलिए नहीं आया था कि ये लोग ख़राब थे। कारगिल वाला वाक़या, कारगिल के वाक़े को सामने रखो और फिर इससे पहले अफ़गानिस्तान के बाद एक जनरल चाहिए ये अमेरिका को इधर, जो इसके आधे टेलीफोन पर उसके हुक्मरानी को तस्लीम करवाए। अभी ईरान पर कुछ होने वाला है तो इधर एक जनरल चाहिए। ये सारा एपिसोड सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है। तो ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं, अब जनरल कयूम साहब बात खुल के सामने आ गई। आयतुल्लाह दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान चाहिए। पे अब यह हमला एपिसोड अमेरिका करना चाहता है, उधर को एक मुशर्रफ पैदा करने तो की आप कोशिश। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस वक्त जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश इसलिए हो रही है कि वो ईरान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को यहाँ जर्नैल चाहिए। मैं एक और रास्ता बता दूं आपको।
इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि जीसीसी ममालिक, और ख़ुसूसन मैं सऊदी अरब को कहता हूँ, अरबों को कहता हूँ कि ऐसी हालत में वो जीसीसी के लिए, जैसे नॉन नेटो अलायंस में पाकिस्तान गया है, तो नॉन नेटो अलायंस के लिए नॉन जीसीसी अलायंस में इसको जाना चाहिए। तब ये रास्ता, एक देखो आप एक पावरफुल मुल्क हैं, आप जीसीसी में पावरफुल किधर है? कोई एक पावरफुल नहीं रहा एक चीज़ पाकिस्तान। आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप तो आपस में लड़ रहे हैं। मैं बता, नॉन जीसीसी अलायंस में जाए, इसके यहाँ पे बाद मुझे फिर इस छोटा सा वक्फा एपिसोड लेना पर है, काम और नहीं वक्फे के होगा। बाद मैं जनरल कयूम साहब से पूछूंगा कि आयतुल्लाह दुरानी साहब बीच में ईरान को ले आए हैं, ईरान का बीच में लाना कितना जायज़ है? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे से पहले पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब ये फरमा रहे थे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई करने वाला है। इस वक्त जो इनकी पार्टी की हुकूमत है वो अमेरिका को इस कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे रही, पाकिस्तान के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रही। तो अमेरिका को पाकिस्तान में किसी फौजी जर्नैल की ज़रूरत है। कयूम साहब ये क्या दुरुस्त फरमा रहे हैं? या देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात ईरान की हमने की है। ईरान हमारा दोस्त पड़ोसी मुल्क है और उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, और हम इस पे यकीन करते हैं कि ईरान का पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन अमेरिका को इसकी तकलीफ है। आज सुबह भी मैं फॉक्स टीवी सुन रहा था तो उस पर बिल क्लिंटन कह रहा था कि जी किसी भी प्रेसिडेंट को अमेरिका के टेबल पे ये ऑप्शन होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर अटैक करें और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ करें। सो ये तो पॉसिबिलिटी उनके जहन में है। लेकिन साथ ही उसने ये कहा कि इनके इतने अंडरग्राउंड अड्डे हैं कि अगर हम करेंगे भी तो कर नहीं सकते, ऑल्दो इजराइल वांट्स इट दैट वे। अभी दूसरी बात ये आती है कि मुल्क के अंदर क्या फ़ौज टेक ओवर करके यहाँ एक फ़ौजी होना ज़रूरी है जो ईरान की मदद कर सकता है? मैं अज़रू ईमान आपको कहता हूँ कि फ़ौज जितनी दफ़ा आई है तब भी मुल्क का नुकसान हुआ है। आइंदा भी जब फ़ौज को कंट्रोल मुल्क का संभालेगी तो मुल्क का नुकसान होगा, अदारे का भी नुकसान होगा। इसलिए यहाँ एक मजबूत सिविलियन हुकूमत ईरान के लिए भी बेहतर है, अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर है और मुस्लिम उम्मा के लिए भी बेहतर है। फ़ौज का जो प्रोफेशन है, हमें बॉर्डर्स की ड्यूटीज़ करनी है, हमें इस तरह नहीं करना। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं होगा। फ़ौज को मशरकी सरहद भी है, मगरबी सरहद भी है, मुल्क के अंदर भी है, सवात मालाकंड भी है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, इकानमी नीचे बैठी हुई है, तो डिफेंस को भी इफेक्ट करेगी। दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और फ़ौज में कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। कोई सदर जो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब होकर नहीं आता, DGISI मुंतखब होकर नहीं आता, आज एक है कल को और है, ये बदलते रहते हैं। ये हुकूमत के पोटेंट ऑर्गन्स हैं जैसे दुनिया के अंदर। तो कमजोरी हुकूमत की है जो कंट्रोल कमजोरी हुकूमत की है और सिर्फ पीपल पार्टी की नहीं है, सारे इत्तेहादियों की है जिन्होंने साथ बैठ के 4 साल हुकूमत की है और ना हुकूमत छोड़ी है, किसी अच्छे बंदे को आने दिया है, ना डिलीवर की है। जी हनीफ भाई साहब सोल्यूशन बताएं कि मैं सारे मामले से निकले कैसे? सोल्यूशन बताते हुए पहले मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ उस इंस्टीट्यूशन का जिक्र करें जिसका जनरल साहब, कि अगर आप देखें कि एक नोटिफिकेशन आया था GHQ में कि कोई शख्स जो है, कोई फौजी जो है सदर में और राजा बाजार में यूनिफॉर्म के साथ नहीं जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये वक्त आ गया था। फिर एक वक्त आया कि लोग यूनिफॉर्म पहन के जाना शुरू हो गए। अगर आप फिर वही सूरत पैदा करनी है तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए, जैसे जनरल साहब ने कहा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जिसका जो काम है वो करे। एक सोल्यूशन की बात की, महमू गेट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसको होना चाहिए, होने दें। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का काम इन्वेस्टिगेशन करना है या ट्रायल करना? देखें ना, ट्रायल करेगी ना, इन्वेस्टिगेशन तो जाके फिर इन्होंने करनी है, ट्रायल वो करेगा, उसको करने दें। आप परेशान, हुकूमत परेशान क्यों होती है? बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत, जिम्मेदार होने की हैसियत से अगर कोई भी गिल्टी निकलता है इस मामले के ऊपर, और अल्लाह करे कि ना निकले, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए या जुडिशल कमीशन का जो फैसला आएगा वो फैसला आके निकल आए, तो उस फैसले की रोशनी में अगर आप कह दें जो कमीशन बनेगा तो उसी को मान लें। हुकूमत इस वक्त जो है वो बुखलाई हुई है, और बुखलाई है महमू गेट के ऊपर, और क्यों बुखलाई है इसका मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। अब एक और बात मैं भाई से करने जा रहा हूं। आप एजेंसीज की बात करते हैं, हमारा फोन टेप होते हैं और ट्यून लगी होती है, ISI भी टेप करती है, IB भी टेप करती है। और बाबा IB तो आपके कंट्रोल में है, आप क्यों कंट्रोल करते हैं नीवो बासी का फोन? आप क्यों पूछते हैं कि नीवो बासी ने कितने लोग अच्छा ISI
आयतुल्लाह दुरानी का फोन टेप करती है, आईबी हनीफ अब्बासी का फोन टेप करती नहीं, है। दोनों मेरा करते हैं, दोनों करते हैं, दोनों मेरा करते हैं, दोनों इसका करते हैं। दुरानी साहब आपके फोन टेप हो रहे हैं? देखो 100% 100% ठीक है। हमारा अब देखो अब मैं मुझे मुकम्मल करने दें ताकि लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आधी बात होगी तो मुझे समझ नहीं आएगी। देखिए, ये इनका काम नहीं है। मैं फिर दर्दमंदाना अपील करता हूं कि जो बच्चे हमारे इन सरहदों के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो इनके बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं। उनकी जो शहादत है उसको रायगाना जाने दें। ये 6-7 लोग मिलकर PNS मेहरान में कैसे चले गए, वो बताओ कौम को। 6-7, कोई रा का, कोई मुसाद का बंदा नहीं था, वो यहीं के लोग थे, चले गए अंदर। कैसे चले गए? ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है? दुनिया के अंदर हमारी सुबकी नहीं हुई? ये देखें, इस पे फोकस करें, मुल्क दुश्मनों के ऊपर फोकस करें। आप MNAs के ऊपर, MPs के ऊपर, आप इन लोगों पे फोकस करेंगे, नतीजा 0 निकलेगा। और अगर IB MNAs का मोबाइल जो है वो करती है टेप, तो ये नालायकी इनकी है, हुकूमत की है। अगर दूसरी एजेंसीज करती हैं तो इनका कमजोर वहां पे कंट्रोल है। आज तो चौधरी निसार अली खान साहब ने यह भी कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि उनको उनके टेलीफोन पे धमकी अमेज मैसेजेस दिए जा रहे थे। जब चौधरी निसार अली खान साहब ने उन टेलीफोन नंबर्स की तहकीकात की तो पता चला कि ये टेलीफोन नंबर कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जारी करवाए हैं। साबित ये हुआ कि वो खुद ही कह रहे हैं, आप दोनों के हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो टेप हो रहे हैं। तो आप दोनों कमजोरी में बराबर के साझेदार हैं। पहले मेरी कमजोरी बताएं, मैं तो हर चीज इसी पे बात करता हूं। जिसने जो सुनना है सुन ले। मेरी कमजोरी बताएं, मेरे कंट्रोल में आई है सही, मेरे कंट्रोल में आई भी, कंट्रोल में उसके है जो ऑन फ्लोर खड़े होकर कहते हैं आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कि मेरे कंट्रोल में है तमाम एजेंसीज, फौज मेरे कंट्रोल में है। आज कह रहे थे। अच्छा, अब क्या करें आप ये बताएं ना। हाँ, अब ये करें। देखें, एक बहुत प्यारा हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बताया, और ये हल है, ये दुनिया में होता है, जमहूरी मुल्कों में होता है, कोई नया हल नहीं होगा। आप फंसे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं, आप अर्ली इलेक्शन करवा। किसने फंसाया? अपनी करतूतों ने, नवाज शरीफ ने, अपनी करतूतों ने। मियां नवाज शरीफ ने फंसाना होता तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज भी नेशनल असेंबली के अंदर कहा। अब बताएं जी, ये 3 साल पहले फंस चुके होते। नए इलेक्शंस अगर आप करवा दें तो आप बच सकते हैं। देखिए, यही तो खराबी है ना। अब मेरे दोस्त हैं, मैं उनको क्या इससे सीख रहा हूँ, वो किस मरहले में जाना चाहता है। देखिए, अगर जमहूरी मरहला है, जमहूरियत है और इसको नहीं ले जाना है, आपने ख़राब करके छोड़ना है, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं साजिशें, वो जो टैब है, ये इस तरह चलेगा। अरे क्यों कमज़ोर कर रहे हो अपने को? छोड़ दो उस पूरे पीरियड को। वो अपना मुकम्मल सर्विस करने के बाद एक्सटेंशन के साथ अपने को चलाना चाहता है, और आप अपने मुकम्मल पीरियड जो दिया गया आइन के मुताबिक उस पर भी चलने को तैयार नहीं हो। तुम्हारा टेलीफोन हम तो टैप नहीं कर रहे, जिससे आपको गिला है, जिससे हमें भी गिला होगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता आप गुम ना हो जाए। इस वजह से नहीं तो जो चौधरी निसार अली खान को मैसेज दिए जा रहे हैं धमकियों में, देखिए छोड़िए, ये ऐसे होते रहते हैं। जो लोग, एजेंसी ने खुद तो नहीं दिया होगा ना, जिसने दिया है उसके लिए शर्मनाक बात है, उसको नहीं देना चाहिए। एक बहुत बड़े लीडर इलेक्शन पे तैयार नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं, ये गैर आईनी काम है। देखिए मैं बता दूं, आइन के मुताबिक यस। पहले ये बताएं, अर्ली इलेक्शन गैर आईनी है या गैर कानूनी? आईनी है, आईनी है, कानून के मुताबिक है। लेकिन आप मुझे बता दो, इस वक्त आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कौन सा काम नहीं हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं जो आपको वाज़ेह करना चाहूँ, इस वक्त आपकी रियासत का आधा हिस्सा बलूचिस्तान है। आधे हिस्से बलूचिस्तान पर, जैसे राजा बाजार में वर्दी पर ये भाई साहब नहीं आ रहे थे, आज मुशर्रफ साहब के उस पूरे एपिसोड को अगर लो तो आधे हिस्से पर पाकिस्तान का वाकईतन वही चीज़ जो राजा बाजार का है वो लागू हो चुका है। आप उसको बचाना चाहते हो ना। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कोई रिट नहीं है, तकरीबन हमारी हुकूमती रिट तो है नहीं। बाकी मैं आपको क्यों बता दूं कि इसी एक वजह पे रिजाइन कर देना चाहिए। देखो ना, सिविल गवर्नमेंट को इसी एक वजह पे कि हमारी रिट आधे पाकिस्तान पे नहीं है। देखो ना, किसने रिट किसकी है? इनकी रिट नहीं है, लेकिन किसकी है? मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ। जनरल साहब, एक लफ्ज मुझे सुनिए। जनरल साहब, हमारी रिट भी नहीं है, जिसके आप जनरल थे उसकी भी रिट नहीं है ना। मैं तो फौज का जनरल था और फौज पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी हम उससे निकलना चाहते हैं। देखिए, अब हम निकलना चाहते हैं। देखिए आमिद मीर साहब, ये खुशाइंद बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है।
इसको हम नहीं अच्छा समझते कि उस तरह नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आए मिल करके उन तमाम मसाइल को जो गुफ्तगू के ज़रिए से, जो कानून के ज़रिए से, जो आइन और जमहूरी तरीके से, जो बातचीत के ज़रिए से हो सकता है, उसको एक पार्लिमान के ज़रिए से मुकम्मल कर लें ताकि पूरे पाकिस्तान में रिटर्न द गवर्नमेंट कायम हो। पाकिस्तान की ऐसे नहीं है कि हम बहुत लोग कह रहे बड़ी हैं कि नहीं हो खुशकिस्मती सकती, है अगर बातचीत के जरिए कि से हमारे पास दुरानी साहब कि हमारी सिविल हुकूमत है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हर पाकिस्तानी कहता है आज ये है, कल नवाज शरीफ ग्रुप हो, परसों इमरान खान साहब का ग्रुप हो, वट हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमत हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती लेकिन की इसको बात है। मजबूत होना चाहिए लेकिन ना। इसको मजबूत, अगर ये चल नहीं सकते और हटते भी नहीं है तो फिर तो जुल्म है ना पाकिस्तान। देखिए मीर साहब, मैं अगर एक ये बात- मीर साहब, एक्सटेंशनें एक बात- देते रहेंगे मीर तो साहब, फिर ये एक नहीं बात- मजबूत मीर होगा। साहब, एक बात चल जाते रहे जाते आप वक्फे पे जाने से पहले एक बात देखिए, मैंने जो शुरू में इंट्रो में बात की थी, खुदारा कभी वजीर आजम इस बात पे तड़पे कि बलूचिस्तान के ये हालात हैं जो दुरानी साहब बता रहे हैं? कभी तड़पे असेंबली के अंदर? कभी वो तड़पे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे 2-3 दिन पहले, वो तड़पे तो फिर उनके साथ जो हुआ और फिर जो मेरे साथ हुआ वो आपको पता है फिर क्या हुआ, वो भी बताएंगे आपको एक वक्फे के बाद।